नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ कानून सिर्फ कानून नहीं होते, वो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देते हैं। और 1853 का चार्टर एक्ट बिल्कुल वैसा ही एक कानून था। कहने को तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल का एक और रिन्यूअल था, पर असल में ये उसके अंत की शुरुआत थी। अब इस एक्ट में एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब बात थी। देखिए, इससे पहले जितने भी चार्टर एक्ट आए थे वो सब 20 साल की फिक्स टाइम लिमिट के साथ आते थे। लेकिन इस बार कोई टाइम लिमिट नहीं थी। कंपनी का शासन बस बढ़ा दिया गया, अनिश्चित काल के लिए। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर ब्रिटिश संसद ने ऐसा किया क्यों? मतलब एक तरफ तो कंपनी का चार्टर रिन्यू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसे किसी भी पल खत्म करने की पावर अपने पास रख ली। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है उस वक्त के भारत के नक्शे में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और उनके दौर में ब्रिटिश राज भारत में बहुत तेजी से फैल रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये इतना बड़ा साम्राज्य एक बहुत ही पुराने, एक तरह से चरमराते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर टिका था, और वो सिस्टम अब टूटने की कगार पर था। जरा सोचिए, 1833 के एक्ट के बाद सिंध और पंजाब जैसे कितने बड़े बड़े और स्ट्रेटेजिक इलाके ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गए थे। अब इतने बड़े और अलग अलग तरह के इलाकों को पुराने ढर्रे पर चलाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। तो ये साफ था कि एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी। और वही बड़ा बदलाव आया 1853 के एक्ट के रूप में। ये सिर्फ एक मामूली कानून नहीं था, बल्कि ये गवर्नेंस का एक बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने शायद अनजाने में ही भारत में एक मॉडर्न सरकार की नींव रख दी। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम क्या था? वो था सेपरेशन ऑफ पावर्स। आसान भाषा में कहें तो कानून बनाने का काम यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन, और कानून को लागू करने का काम यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन दोनों को पहली बार फॉर्मली अलग अलग किया गया। और ये भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ बढ़ाया गया पहला बहुत बड़ा कदम था। इससे पहले तक क्या होता था? गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून बनाने के लिए सिर्फ 6 लोग होते, लेकिन इस एक्ट ने इस नंबर को सीधे डबल कर दिया, 12। और ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं था, ये गवर्नेंस की पूरी सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। तो सवाल ये है कि ये 12 लोग थे कौन? देखिए, इसमें गवर्नर जनरल थे, उनके कमांडर इन चीफ थे, उनकी काउंसिल के 4 मेंबर्स थे, और साथ में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक और जज भी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडिशन था वो था 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। और ये वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट था। पहली बार इंडिया की सेंट्रल लॉ मेकिंग बॉडी में लोकल रिप्रेजेंटेशन को जगह दी गई। हाँ, ये बात सही है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे तो अंग्रेज ही, लेकिन वो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की लोकल सरकारों से आए थे। तो एक कोशिश थी कि जमीनी हकीकत को भी सेंट्रल पॉलिसी में शामिल किया जाए। अच्छा, अब आते हैं इस एक्ट के दूसरे बड़े रिफॉर्म पर, और वो था सिविल सर्विसेज। देखिए, 1853 से पहले सिस्टम क्या था? कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी जान पहचान वालों को, अपनी पसंद के लोगों को नौकरी पर रख लेते थे। मतलब नौकरी उसको मिलती थी जिसको आप जानते हैं। लेकिन अब सिस्टम पूरी तरह बदल गया। अब फोकस इस पर था कि आप क्या जानते हैं। और इस बदलाव के पीछे सोच थी मैकाले कमेटी की। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे काबिल लोगों को ही चुना जाए। तो इस पूरे भाई भतीजावाद को खत्म करने और मेरिट को लाने के लिए 2 बड़े कदम उठाए गए। पहला, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट करने का हक ही छीन लिया गया, और दूसरा, एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू किया गया। और ये एग्जाम कम से कम थ्योरी में तो इंडियंस के लिए भी खुला था। तो अब जरा इन सारे बदलावों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन, दूसरी तरफ सिविल सर्विस से कंपनी का कंट्रोल खत्म होना, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। वो ये कि सत्ता धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के पास जा रही थी। और इसका एक और पक्का सबूत मिलता है कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रक्चर में। उनके मेंबर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। लेकिन असली खेल नंबर में नहीं था। असली खेल ये था कि इन 18 में से 6 मेंबर्स को अब सीधे ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करने वाला था।
तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है ना? कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं और डायरेक्टर्स के बोर्ड में क्राउन के लोग। इसका सीधा मतलब था कि कंपनी अब अपनी मर्जी की मालिक नहीं थी, वो अब ब्रिटिश सरकार की निगरानी में एक तरह से उधार के समय पर राज कर रही थी और इस राज को कभी भी खत्म किया जा सकता था। तो ठीक है, इस एक्ट ने कंपनी का भविष्य तो लिख ही दिया, लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी एक बहुत गहरी छाप हमारे आज के भारत पर भी पड़ी है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि 1853 की वो गूंज आज भी हमें कैसे और कहाँ सुनाई देती है। अगर हम संक्षेप में देखें तो इस एक्ट ने मॉडर्न इंडिया को 4 बड़ी चीजें दी। 1. पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव। 2. मेरिट पर आधारित सिविल सर्विस। 3. सेंटर में लोकल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया। और 4. असम और बर्मा जैसे नए प्रांत बनाने का रास्ता। और ये कनेक्शंस वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। 1853 की वो छोटी सी लेजिस्लेटिव काउंसिल आज के हमारी पार्लियामेंट का एक शुरुआती मॉडल थी। उस वक्त जो सिविल सर्विस का कंपटीशन शुरू हुआ वो आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी की लीड है। और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का वो जो आइडिया था वो आज भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में रीजनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल में जिंदा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या 1853 का एक्ट सच में भारत में गवर्नेंस को सुधारने की एक कोशिश थी, या फिर ये ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीनने का एक बहुत ही सोचा समझा शांत तरीका था? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं छोड़ते हैं।